शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और यदि आप किसी राज्य विशेष का तैयारी कर रहे हैं, राज्य विशेष का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि बिहार को देख लीजिए या मध्य प्रदेश को देख लीजिए, तो वहाँ पे आपको मुख्य परीक्षा में भी सीसैट का योगदान है। मैथ के कुछ टॉपिक वहाँ पे मुख्य परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो अब जो नया पाठ्यक्रम बन रहा है राज्यों का, उसमें लगातार सीसैट को जो है वरीयता दी जा रही है, जगह दी जा रही है। तो सीसैट अब जैसे पहले महत्वपूर्ण होता था 2015 के पहले, उसी तरह से पुनः एक बार फिर से सीसैट की जो महत्ता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो आज सीसैट में हम समझने का प्रयास करेंगे कि सीसैट की तैयारी किस तरह से की जानी चाहिए, किन बिंदुओं को ध्यान में हमें रखना होता है, क्योंकि आप जानते हैं सीसैट का जो पेपर है, यूपीएससी की बात करें तो क्वालिफाइंग नेचर का है। सिर्फ आपको 33% मार्क चाहिए होते हैं। यदि अंकों की बात करें तो 66 अंक आपको आवश्यक होते हैं आपकी प्रीलिम्स परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए। यदि आप देखते भी होंगे कि जब एग्जाम का रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, तो उस दौरान बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका जीएस पेपर जो है वो क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन सीसैट की वजह से वो प्रारंभिक परीक्षा जो है पास नहीं कर पाते हैं। तो हम सबको, यदि आप आजाद संस्थान से जुड़े हैं, तो हम सबको क्या करना है कि सीसैट को पहले दिन से ही साथ लेकर चलना है। चाहे आप विज्ञान वर्ग से जुड़े हों या मानविकी वर्ग से जुड़े हों, तो दोनों वर्गों के लोगों को साथ साथ लेकर, सीसैट को साथ साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, जिससे प्रारंभिक परीक्षा में किसी भी प्रकार की समस्या देखने को ना मिले। तो चलिए देख लेते हैं सीसैट में किस तरह के प्रश्न अभी तक पूछे जा रहे हैं। विशेषकर हम 2015 से 2020 तक की बातें करेंगे। तो 2015 से वर्ष 2019 तक किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं और 2020 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहां से प्रश्न उठ सकते हैं, कौन से ऐसे खंड हैं जहां पर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, इन सब बातों का समग्र रूप से आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं सीसैट के बारे में। सीसैट के बारे में यदि हम टॉपिक के बारे में देखें तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो सीसैट के हैं, जहां से प्रश्न कितने भी आए हैं 2015 से 2019 तक का ये विश्लेषण है आपके सामने। और इनमें से यदि सबसे ज्यादा आप देखें, पहले स्थान पे जो है वो है कम्प्रिहेंशन, जिसको आप बोलते हैं अवबोध क्षमता, कम्प्रिहेंशन, पैसेज भी बोलते हैं इसको। तो इसमें आप देखेंगे कि 2015 में क्या 32 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे, 2016 में 27 प्रश्न, 2017 में 31 प्रश्न, 2018 में 26 प्रश्न और 2019 में 30 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2020 का जो एग्जाम होगा उसमें भी इस खंड से कम 25 से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि जो भी इसका प्रकृति रही है यहाँ से प्रश्नों के पूछने की, वो लगातार 25 से ऊपर ही रही है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 25 से ज्यादा प्रश्न हमारे कॉम्प्रिहेंशन से देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा जो हमें अपना ध्यान देना है तैयारी के दौरान वो कॉम्प्रिहेंशन पर ही देना है, क्योंकि कम समय में हम यहाँ से आसानी से अंकों को अर्जित कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा अंतर्वैयक्तिक कौशल, सह संप्रेषण कौशल। इसमें यदि आप देखें तो इसमें 2015 से लगातार एक भी प्रश्न कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, लगातार आपको शून्य देखने को मिल रहा है। तो आपको ऐसे जो टॉपिक हैं इस पे ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ना है, पढ़ना है, लेकिन उस अनुपात में ध्यान नहीं देना है जैसा कि आप कॉम्प्रिहेंशन पर अपना समय देंगे। तो इसमें यदि आप देखें तो लगातार 0-0 दिख रहा है, मतलब ये जो टॉपिक है इससे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो हम यह मान के नहीं चल सकते हैं कि आगे भी इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। हमें इसको पढ़ना है, लेकिन उस अनुपात में समय नहीं देना है जैसे कि हम कॉम्प्रिहेंशन को देंगे या रीजनिंग वाले टॉपिक को देंगे, तो उस हिसाब से रेशियो लेकर हमें चलना है। अगला टॉपिक यदि हम देखें जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो है तर्क संगत विवेचना या लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ से यदि आप देखें तो आपको पहले 2015 में 11 प्रश्न, 2016 में 5 प्रश्न और 2017 में 5 प्रश्न, इसके बाद लगातार 18 में एक ही प्रश्न पूछा गया था और 19 में 5। तो यहाँ से भी आप मान के चल सकते हैं कि 5 से ज्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो एक रीजनिंग के बाद कॉम्प्रिहेंशन के बाद एक दूसरा महत्वपूर्ण जो खंड है वो है हमारा लॉजिकल रीजनिंग, और इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरा टॉपिक देखें यदि हम तो ये है विश्लेषणात्मक योग्यता, एनालिटिकल एबिलिटी। इसमें भी देखें तो लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन प्रश्नों की जो संख्या है लगातार कम होती गई है। 16 में देखें 13 प्रश्न, 17 में देखें तो 8 प्रश्न, 18 में 9 और 2019 में 4 प्रश्न पूछे गए हैं।
तो आप जब भी किसी वर्ष का प्रीवियस ईयर का जो आप प्रश्न पत्र देखते हैं किसी भी परीक्षा का, उससे आपको एक अनुमान लगता है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो यूपीएससी आयोग हमारा है, लोक सेवा आयोग है, उनके लिए कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको वो महत्व दे रहे हैं, कहां से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो चाहे आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे जो प्रीवियस ईयर का पेपर का योगदान होता है वो अपना अलग ही योगदान है। उससे आपको एक अनुमान लग जाता है, एक अंदाजा लग जाता है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आगे बात कर लेते हैं हम इसमें। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है निर्णय एवं समाधान, डिसीजन मेकिंग। अब देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग से लगातार 0 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मतलब 2015 के बाद से इससे भी एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। अब यदि हम बात कर लें सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। पहले देखिए 9, 8, 8, 14 और 9, मतलब इससे भी 5 से ज्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यदि आप देखें बुनियादी संरचनाएं, जिसको बोलते हैं बेसिक न्यूमेरेसी, जो हाई स्कूल स्तर का होता है, और इससे दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खंड है जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न रीजनिंग के कंप्रिहेंशन के बाद पूछे जाते हैं। इसमें यदि देखें तो 2019 में 29 प्रश्न पूछे गए थे। तो मान के चलेंगे कि आप इस बार भी 25 से ज्यादा प्रश्न इस खंड से देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार इससे प्रश्नों की संख्या बढ़ी है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण और आ जाता है आंकड़ों का विश्लेषण। 2018 में भी इससे प्रश्न देखने को मिले थे, 2017 में भी मिले थे, लेकिन उससे पहले संख्या इसकी कम थी। 2019 की बात करें तो इसमें 3 प्रश्न देखने को मिले थे। अब यदि आप इस चार्ट को देखते हैं तो आपको एक अंदाजा हो जाता है कि सबसे ज्यादा प्रश्न उठते कहां से हैं। तो सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से उठ रहे हैं? पहला जो हमारा टॉपिक है अवबोध क्षमता, जिसको आप कंप्रीहेंशन बोलते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न 30 प्रश्न वहां से आपको देखने को मिले, मतलब 25 से ज्यादा प्रश्न इस बार भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो है बेसिक न्यूमेरेसी, जिसको आप बोलते हैं बुनियादी संरचनाएं, जो हाई स्कूल स्तर के होते हैं, और इसमें आप देखेंगे कि 29 प्रश्न। तो यदि आप रीजनिंग वाला खंड जोड़ लीजिए और कंप्रीहेंशन दोनों साथ लेकर चलिए तो निश्चित रूप से आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपका जो टारगेट है 66 अंकों का, उसको आप अर्जित कर सकते हैं यदि आप 2 से 3 टॉपिक का अच्छे से विश्लेषण करें। जैसे कि रीजनिंग को यदि आप अच्छे से देख लें और आप कंप्रीहेंशन को अच्छे से देख लें तो आपको कोई भी समस्या यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। अब हमने देख लिया, विश्लेषण कर लिया कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह से प्रश्न आगे भी पूछे जा सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि समस्याएं क्या होती हैं इसमें। आप सब जानते होंगे कि जो भी लोग सिविल सेवा की तैयारी के लिए आते हैं उनमें से ज्यादातर लोग क्या होते हैं, कला वर्ग के होते हैं, जिसको मानविकी वर्ग बोला जाता है, या विज्ञान वर्ग के भी होते हैं। तो विज्ञान वर्ग के जो लोग होते हैं उनका तो विश्वास रहता है कि वो सीसेट का जो पेपर है उसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि लगातार वो उस विषय से जुड़े होते हैं। लेकिन जो लोग मानविकी वर्ग से आते हैं, कला वर्ग से आते हैं, उनके लिए समस्या क्या होती है कि उनका हाई स्कूल के बाद से लगभग मैथ और रीजनिंग, इन सारे चीजों से उनका जो है उनकी दूरी हो जाती है। तो उनको एक घबराहट रहती है कि सीसेट को हम किस प्रकार से क्वालिफाई करेंगे, जो 66 अंक हमें लाने हैं किस प्रकार से हम ला सकते हैं। तो उनकी बहुत सारी दुविधाएं होती हैं और एक प्रकार से प्रेशर भी उनका जो सबसे ज्यादा होता है वो सीसेट का ही होता है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, कि हम जीएस तो क्वालिफाई कर ले जाएंगे लेकिन सीसेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगातार हम हाई स्कूल के बाद से उससे अलग अपने आप को महसूस करते हैं। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। विषय वस्तु को यदि हम देखें अच्छे से, यदि हम देखें कि आपको टोटल आप जानते हैं 200 अंकों का पेपर है। 200 अंकों का यदि ये पेपर है, जैसा कि पूर्व में मैंने चर्चा भी किया है यहाँ पे कि 200 अंकों का पेपर है। प्रश्न कितने आने हैं? 80 प्रश्न पूछे जाने हैं। और जब 80 प्रश्न पूछे जाने हैं तो एक प्रश्न कितने अंकों का हो गया? 2.5 अंकों का हो गया, 2.5 अंकों का हो गया। अब अगर एक प्रश्न 2.5 अंकों का है तो आपको लगभग 66 मार्क्स चाहिए। 66 मार्क आपको पास होने के लिए चाहिए, क्योंकि जरूरत कितनी है? 33%। तो 66 नंबर जो आपको चाहिए पास होने के लिए,
इसमें कैसे आप अर्जित कर सकते हैं। यदि आप 66 नंबर को देखो तो किस तरह से आप पा सकते हो, मतलब क्वेश्चन का टारगेट करो तो कम से कम आपको 30 प्रश्न सही करने हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें से 1-2 गलत हो तो आपके नंबर कम हो जाए। तो कम से कम आपको अपने इस एग्जाम में, इस परीक्षा में टारगेट क्या करके चलना है कि आपको कम से कम 30 प्रश्न हल करने हैं। तो 30 प्रश्न का टारगेट आपको लेके चलना है कि सिर्फ आपको 30 प्रश्न सही करने हैं। यदि इतने सही हो जाते हैं, आपको लगता है सही है, तो आगे आपको ज्यादा उसमें गुणा भाग नहीं करना है, ज्यादा अन्य प्रश्नों को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके 30 बहुत अच्छे रहे हों, लेकिन यदि आप और ज्यादा हल करने के चक्कर में कुछ प्रश्न गलत कर दें और आप यहां से 30 जो प्रश्न है यहां से आपका कम हो जाए और आपको बाहर होना पड़े। तो आपको टारगेट इस परीक्षा में रखना है कि हमें टोटल 80 प्रश्न हल करने का प्रयास नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना लक्ष्य बनाना है कि हम 30 प्रश्न को ही हल करेंगे, लेकिन जो हम हल करेंगे 30 प्रश्न ये हमारे सही होंगे, इस पे हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो टारगेट आपको इस परीक्षा में मैक्सिमम 30 प्रश्नों का ही लेकर चलना है और उसी हिसाब से, उसी अनुसार से आपको अपने जो समय है, समय को बांटना है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीसेट की जो परीक्षा होती है इसमें दबाव होता है कैंडिडेट पर, क्योंकि पैसेज आजकल देखें तो बहुत बड़े बड़े पैसेज पूछे जा रहे हैं, लेकिन उन पैसेज से सिर्फ एक ही प्रश्न रहता है, 2 प्रश्न रहता है। तो एक प्रकार से एग्जामिनर द्वारा भी दबाव क्रिएट किया जा रहा है जो कैंडिडेट हैं, परीक्षार्थी हैं, कि किस तरह से वो दबाव में निखर कर सामने आते हैं, चीजों को बेहतर ढंग से कर पाते हैं। अब यदि आप देखो पूरा, यदि एनालिसिस देख लो तो आपका जो कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन आपका लगभग 30 से 35%, आपके 30 से 35% भाग पे कंप्रीहेंशन आता है। 30 से 35% जो आपके पूरे प्रश्न का भाग है, 80 का 30 से 35% सिर्फ कंप्रीहेंशन पर बेस्ड होता है। कंप्रीहेंशन पे आप क्या समझना है, क्या करना है। कंप्रीहेंशन पहले होता था कि अब जैसे आपका 80 नंबर का 80 क्वेश्चन का पेपर है तो ये 4 भागों में डिवाइड होता है, 20-20 के प्रश्नों के 4 भागों में डिवाइड होता है और प्रत्येक भाग में जैसा आपको कंप्रीहेंशन है एक ही जगह नहीं मिल जाएगा कि पूरा कंप्रीहेंशन एक साथ हो, तो पूरा कंप्रीहेंशन आपके इस पूरे पेपर में 4 जगह पर डिवाइड होता है, मतलब आपको अपने पेपर के 4 भागों में कंप्रीहेंशन देखने को मिलेंगे। कहीं हो सकता है 5 प्रश्न दिए हो, कहीं 4 दिए हो, तो इस तरह से 4 भागों में डिवाइड होता है। अब जो कंप्रीहेंशन है, पहले क्या होता था कि 5 से 6 कंप्रीहेंशन पूछे जाते थे और उन्हीं से 20 से 25 प्रश्न निकल जाते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब कर दिया गया है कि कंप्रीहेंशन की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन प्रश्नों की, उनसे संबंधित प्रश्नों की संख्या कम कर दी गई है। मतलब यदि आपसे कंप्रीहेंशन, कोई भी कंप्रीहेंशन है तो यदि उसमें 10 लाइनें हैं, मतलब कंप्रीहेंशन लेंथी किया गया है और सिर्फ उससे एक ही प्रश्न आपका निकल रहा है, तो ये एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे कि आप चीजों को दबाव में किस तरह से लेकर चलते हैं। तो कंप्रीहेंशन हल करने की क्या तकनीक है, किस तरह से हमें हल करना चाहिए, अभी हम आगे बात करने वाले हैं। इसके बाद यदि हम दूसरा खंड देखें महत्वपूर्ण, तो जैसे मैंने बोला था सिलेबस के अकॉर्डिंग, दूसरा था हमारा इंटरपर्सनल स्किल। इसमें देखो डायरेक्ट तो कोई प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, इंटरपर्सनल स्किल से संबंधित डायरेक्ट कोई प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से कहां पे पूछे जा रहे हैं, जो हमारा कंप्रीहेंशन का खंड है वहां पे आपको इंटरपर्सनल स्किल से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसमें क्या होता है कि यदि आपको भाषा की समझ है, यदि आपको भाषा की समझ है, कंप्रीहेंशन की लैंग्वेज की समझ है, तो आप इंटरपर्सनल स्किल जो जुड़ा हुआ है कंप्रीहेंशन से, वहां से आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हो, कोई समस्या वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तीसरा खंड आपने देखा था लॉजिकल रीजनिंग का और एनालिटिकल एबिलिटी, इससे लगभग 20 से 30% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो 20 से 30% प्रश्न है रीजनिंग वाले, ये आपको कब आएंगे, कब आप इनको कर सकते हो, जब आप नियमित अभ्यास करते हो, चीजों का नियमित अभ्यास है, आप लगातार प्रयास करते हैं, तो आप इसको हल कर सकते हो रीजनिंग के प्रश्न। नहीं तो रीजनिंग के जो प्रश्न हैं आसानी से हल नहीं होते हैं। दूसरी बात क्या है रीजनिंग की, यदि हम देखें पॉजिटिव में, कि रीजनिंग में जो सही होने का रेशियो होता है, ज्यादा चांसेस होते हैं, मतलब इसमें करेक्ट जो भी प्रश्न आप हल करें, यदि आप सही ढंग से हल किया है, आपने सही तर्क के साथ हल किया है, तो निश्चित रूप से वो सही होगा। लेकिन कंप्रीहेंशन के साथ क्या होता है, कंप्रीहेंशन में क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो सही किया है वो सही हो जाए। मतलब कंप्रीहेंशन में 80% आपने जो, आपकी नजरों में जो सही है उसमें से 80% सही होने का रेशियो रहता है। मतलब यदि आपने 10 प्रश्नों को किया है,
आपके अनुसार वो सही है, 10 प्रश्न 10 उत्तर, लेकिन एग्जामिनर के अनुसार जो प्रश्न की मांग होगी उसके अनुसार इसमें से 8 ही सही निकलेंगे, 2 आपके गलत हो जाएंगे। लेकिन रीजनिंग में क्या है, यदि आपने तर्क लगा दिया है, आपका आ गया है, सब व्यवस्थित है, तो यहाँ से 100% आपके प्रश्नों के सही होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग के लिए लगातार अभ्यास करना है। और रीजनिंग के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं। कला वर्ग का व्यक्ति यदि कभी भी रीजनिंग नहीं पढ़ा है, कोई भी व्यक्ति ऐसा है, तो भी वह रीजनिंग के प्रश्नों को कर सकता है, वहां पर उसकी कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा खंड है कि यदि आप नियमित अभ्यास करते हैं तो चीजें बेहतर होती जाती हैं, आपको कोई समस्या वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप जानते हैं कि ये निर्णय लेने की काल्पनिक परिस्थितियां होती हैं, जिसमें एक लोक सेवक कोई भी होता है, आपको उसमें सिचुएशन में खड़ा कर दिया जाएगा कि आप इस स्थान पे होते तो आपका क्या निर्णय होता। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसमें आप जानते हैं, क्योंकि आप लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, आप भी लोक सेवक बनेंगे, तो वहां पे सबको इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। तो इसीलिए जो है डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का खंड डाल दिया गया है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, भले ही प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाता था। सीसेट का एकमात्र ऐसा खंड है जहां पे ऋणात्मक अंक नहीं मिलते थे। यहाँ पे जो आपको अंक मिलते थे वो ग्रेड के सिस्टम में डिवाइड होते थे कि यदि आप पहला टिक करोगे तो मतलब आपको 100% अंक मिलेंगे, यदि आप दूसरे को लगाओगे तो हो सकता है 80% अंक मिले। क्योंकि आप जानते हैं डिसीजन में कोई भी निर्णय 100% गलत नहीं हो सकता और कोई भी निर्णय 100% सही नहीं हो सकता। इसलिए आपके सीसेट में ये था डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे आपको ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाते हैं, एकमात्र ऐसा खंड है जहां पे ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाते हैं। जी हाँ, रीजनिंग ही पहले स्टार्ट होगा। रीजनिंग और कंप्रीहेंशन आपका साथ साथ चलेगा। 2 घंटे की आपकी क्लास होगी जिसमें रीजनिंग और कंप्रीहेंशन से आपकी शुरुआत होगी, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित जो कंटेंट होंगे वो 2 दिन से 3 दिन पहले आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आपको क्या करना होगा कि जो भी आपको प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं पीडीएफ फॉर्म में, उसका प्रिंट आउट निकालकर अपने साथ रखना है, जिससे आपको समस्या ना हो। जब आपकी क्लास चले तो वहां पे आपको समस्या ना हो, आपके पास प्रश्न पत्र रहेगा तो आप चीजों को अच्छे से कर सकते हो। तो रीजनिंग और कंप्रीहेंशन से ही हम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि रीजनिंग और कंप्रीहेंशन ये 2 महत्वपूर्ण खंड है हमारी परीक्षा के लिए। तो रीजनिंग और कंप्रीहेंशन से ही आपकी चर्चा प्रारंभ होगी। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें। और इसमें यदि आप देखो तो आपको देखने को मिलेगा सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता के जो प्रश्न होते हैं वो 3 खंडों में विस्तारित होते हैं, जिसमें आपको देखोगे कि एक होगा दृश्य स्थानिक, एक होगा शाब्दिक और एक होगा संख्यावाचक। तो यहाँ पे 3 तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं और ये भी बहुत ही आसान होते हैं। यदि आप हाई स्कूल स्तर तक का मैथ भी पढ़े हैं तो भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है, सारी चीजें हमने देख लिया, कहां से कितने प्रश्न आते हैं, किस तरह से हमें चीजों को लेकर चलना है। लेकिन बात आती है कि सीसेट की तैयारी की जाए। सबके दिमाग में, मन मस्तिष्क में जो सीसेट नहीं पढ़े हैं कभी, जो मैथ से नहीं जुड़े हैं, उनके दिमाग में समस्या रहती है कि किस तरह से हम सीसेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सीसेट के लिए यदि हम देखें तो प्रत्येक दिन यदि आप 1 घंटे का समय देते हो, मान लीजिए आपने जीएस के लिए 8 घंटे का समय निकाला है टोटल एक दिन में, या 6 ही घंटे का निकाला है, तो 1 घंटे कम से कम सीसेट के लिए देना अनिवार्य है। भैया वही तो बात कर रहा हूं, हिंदी मतलब हो गया कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन से सबसे ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। 25 से 30 प्रश्न आपकी परीक्षा में जो पैसेज वाले होते हैं, परिच्छेद अनुच्छेद जिसको आप बोलते हैं, वहां से 25 से 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसमें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी कैसे करें, इस बात पे हम बात कर रहे थे। तो आपको तैयारी कैसे करना है, इसके लिए आपको करना है कि प्रत्येक दिन में कम से कम 1 घंटे दीजिए। 1 घंटे यदि आप जुड़े हुए हैं लगातार सीसेट, तो चीजें बेहतर होंगी, किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। अब राज्य विशेष का जो सिलेबस है वहां भी मैथ को वरीयता दी जा रही है, इसलिए आप सबको तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात आती है तैयारी कब शुरू करें। तैयारी सीसेट की कब शुरू करें, जिस दिन से आपने सोचा कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, आपने लगातार जीएस के लिए अध्ययन किया और अन्य चीजों को आप पढ़ते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन जी हाँ,
कॉम्प्रिहेंशन का मतलब वही होता है अनुच्छेद परिच्छेद, जो आप पैसेज की बात करते हैं। तो जैसे तैयारी कब हम शुरू करें, तैयारी शुरू करने का सबसे सही समय है कि जब आपने सोच लिया कि आपको यूपीएससी की तैयारी करना है, तो उसी दिन से आप क्या करते हो, जीएस की तैयारी में लग जाते हो। मतलब कोई भी बच्चा है जब यूपीएससी में जाना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, उससे पहले 2 साल पहले वो उसके लिए पृष्ठभूमि एक तैयार करने लगता है। लेकिन सीसैट के लिए लोग तैयारी नहीं करते। तो जब आपने किसी कोचिंग संस्थान में प्रवेश ले लिया, यदि आपने सोचा कि मान लीजिए 2021 में आपको एग्जाम देना है, तो आपके लिए जरूरी है कि कम से कम 1 वर्षों तक लगातार सीसैट का अध्ययन करें, तो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक और समस्या आती है कि ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए। बहुत सारे लोग होते हैं कि ध्यान केंद्रित, पढ़ाई पे अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हैं। तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हैं, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि कुछ समय निकालकर आप योग करें। योग में भी प्राणायाम, विश्राम, इन सारे योगों को यदि आप अपने जीवन शैली में लाते हैं तो निश्चित रूप से आप तनाव से भी दूर रहेंगे और आपकी जो ध्यान केंद्रित ना कर पाने की समस्या है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि स्वास्थ्य की भी देखभाल होनी चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं कि हम सीसैट को बेहतर कैसे बना सकते हैं, कैसे हम सीसैट की तैयारी करें कि चीजें बेहतर हो जाएं। सीसैट की तैयारी के लिए सबसे पहली बात है सीसैट की सुविधाजनक, आपकी परीक्षा में सबसे सुविधाजनक खंड क्या है सीसैट की, कॉम्प्रिहेंशन, जिसको आप अनुच्छेद या परिच्छेद कहते हैं। सबसे सुविधाजनक खंड आपका यही है। आपको क्या करना है कि आपकी परीक्षा में जैसे आपने देखा कि 25 से 26 प्रश्न आपको यहां से कॉम्प्रिहेंशन, अनुच्छेद बोलते हो आप, परिच्छेद बोलते हो, यहां से देखने को मिलेगा। तो 25 से 26 प्रश्न जो यहां से देखने को मिलेगा, यदि आप देखो तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। यदि आप अच्छे से मेहनत करें तो ये जो 25 से 26 प्रश्न है, इसमें से लगभग आप 80% प्रश्नों को सही कर सकते हैं। कैसे सही कर सकते हैं कि आपको समझना क्या है कि जो कॉम्प्रिहेंशन है उस पे आपको समय देना पड़ेगा, और कॉम्प्रिहेंशन को याद करने की जरूरत नहीं है। उसको कैसे हल किया जाए, 2 तकनीकें हैं इसकी कैसे हल किया जाए। पहला है कि आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ें, पहले जो है रीड द कॉम्प्रिहेंशन, पहले कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ें, उसके बाद प्रश्नों पे जाएं कॉम्प्रिहेंशन को हल करने के लिए। दूसरा है कि या तो पहले क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद प्रश्नों पे जाएं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप प्रारंभिक दौर में हैं, तो आपको करना चाहिए सबसे पहले आप पैसेज को पढ़ें। जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो सबसे पहले आप पैसेज को पढ़ें, उसके बाद प्रश्नों को देखें और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। पहले पैसेज पढ़िए, प्रश्नों पर जाइए, पढ़ने के बाद फिर प्रश्नों को जब आपने पढ़ लिया, दिमाग में प्रश्न आ गया, फिर पुनः पैसेज पे जाइए और जहां से आपके उत्तर जुड़ते हो उसको टिक करते जाइए। दूसरा तरीका है, एग्जाम के लिए जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में समय को मैनेज करना होता है, तो वहां के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। जो भी आपका पैसेज है उससे संबंधित जो प्रश्न आया है उसको पहले पढ़ लीजिए, और प्रश्न पढ़ने के बाद उसके बाद आप जो है पैसेज पे जाइए। तो इससे क्या होता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है उसी अनुसार काम करता है। यदि आपने पहले प्रश्न को पढ़ लिया तो जब आप पैसेज पढ़ने जाओगे तो कहीं भी प्रश्न से जुड़ा हुआ कोई तथ्य दिखेगा तो दिमाग उसको तुरंत कैच करेगा। तो आपको क्या करना है, ये एग्जाम के लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप प्रारंभिक दौर में हैं, आपको बेहतर ढंग से अभ्यास करना है। तो सबसे पहले आप यहां से सीखने का प्रयास करें कि पहले पैसेज, उसके बाद क्वेश्चन। जब आप एग्जाम की 1-2 महीने एग्जाम के रह जाएं, फिर आप इस तरीके को अपना सकते हो कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको पैसेज पे जाना चाहिए। तो ये तरीका हो गया यहाँ पे किस तरह से आप कर सकते हो। और जब इस प्रकार से कॉम्प्रिहेंशन से 25 से 26 प्रश्न हम इस बार भी मानते हैं कि इस बार भी आएगा, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो पार्ट है आपकी तैयारी का वो है कॉम्प्रिहेंशन का, और आपको सबसे ज्यादा अपना फोकस कॉम्प्रिहेंशन पर करना चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम इनके प्रश्नों को हल करें और नंबर यहां से अर्जित कर सकते हैं, उठा सकते हैं। सबसे पहली बात हिंदी मीडियम के लिए क्या है कि वर्तमान समय में 2017 से देखें तो 2017 से जो पैसेज आ रहे हैं आपकी परीक्षा में वो शुद्ध हिंदी में आ रहे हैं।
ज्यादातर पैसे शुद्ध हिंदी में आ रहे हैं, वहां पे आपको समस्या नहीं होगी। वो जो गूगल ट्रांसलेट वाला था पहले, वो अब समाप्त हो चुका है धीरे धीरे। तो अब जो आपके पैसे जा रहे हैं ज्यादातर शुद्ध हिंदी में आ रहे हैं, उसको समझने में आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी, वहां से चीजें आप बेहतर कर सकते हो। हिंदी मीडियम के लिए एक बेहतर चीज ये हुई है। इसके बाद यदि देखें कि आप यदि यहाँ से 75% भी प्रश्नों को सही कर लेते हैं, 75% प्रश्नों को भी सही कर लेते हैं यहाँ से, तो आपने देखा कि टोटल आपको 200 अंक का पेपर है, 66 अंक चाहिए, यहाँ से 33% मार्क चाहिए। कम से कम आपको 30 प्रश्न सही करने हैं। 30 प्रश्न का हम टारगेट लेके चलेंगे और 30 प्रश्नों में यदि हमने कॉम्प्रिहेंशन हल किया, कॉम्प्रिहेंशन के 25 से 26 प्रश्न, 25 से ज्यादा ही देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद, परिच्छेद या कॉम्प्रिहेंशन एक ही बात है, तो 25 से ज्यादा जो आपको कॉम्प्रिहेंशन में देखने को मिलेंगे। यदि यहाँ पे आपने 75% हल कर लिया, 75% हल कर लिया, मतलब जो भी प्रश्न थे वहां से आपने 20 प्रश्नों को सही कर लिया। 20 प्रश्न आपके सही हो गए कॉम्प्रिहेंशन से, तो आपकी कमी कितनी रह गई? कमी सिर्फ रह गई 10 प्रश्नों की, क्योंकि आपको सही कितना करना है? 30 करना है। 20 आपने कॉम्प्रिहेंशन से यदि कर लिया, अच्छे से अभ्यास किया है, तो हो जाएगा आसानी से। और तब कमी कितनी रह गई? 10 प्रश्नों की कमी रह गई, क्योंकि हमने क्या बोला है कि 30 हमें एकदम सही करने हैं, जो हमें आते हो, नहीं तो हाथ नहीं लगाना इसमें। अब कमी रह गई 10 प्रश्नों की। अब देखो कितना आसान लगता होगा कि 60 प्रश्न, टोटल 80 थे, 80 में से आपने 20 सही कर लिए, ठीक है, बचे कितने प्रश्न? 60 प्रश्न बचे। अब कितना आसान लग रहा होगा कि 60 प्रश्नों में आपको मात्र 10 प्रश्न सही करने हैं। इस तरह से तो बहुत आसान लग रहा होगा, 60 में से सिर्फ आप 10 करने हैं, क्योंकि हमने 20 करेक्ट कर लिया है। लेकिन समस्या क्या है कि ये 10 कैसे अर्जित होंगे, उसके लिए आगे बात करते हैं। अब आपके 10 प्रश्न रह गए। अब 10 प्रश्न के बाद आप चले जाइए रीजनिंग के खंड पे। रीजनिंग के खंड पे यदि आप जाते हैं तो आप कुछ ऐसी, जैसे आप लगातार अभ्यास करते होंगे, तो कुछ रीजनिंग में कुछ ऐसे अध्याय हैं जहां से बहुत ही आसान प्रश्न मिलते हैं। लेकिन क्या है कि वो कहां है, वो धैर्य बनाए रखने की आपको जरूरत है, वो पहचानने की जरूरत है, खोजने की जरूरत है। तो वो जो रीजनिंग के 1 से 2 प्रश्न ऐसे होते हैं कि उनको आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। यदि आप थोड़ा सा भी मेहनत रीजनिंग पे किए हो तो बड़े आराम से 15 से 20 प्रश्न जो रीजनिंग के आएंगे, उसमें से 2 प्रश्न बहुत ही आराम से आप हल कर सकते हो। यदि आपने 2 यहाँ पे हल कर लिया तो आपके प्रश्नों की संख्या पहुंच गई 22। अब आपके पास मैथ है। मैथ का खंड आप जानते हैं, मैथ में कुछ बहुत ही आसान टॉपिक होते हैं, जैसे प्रतिशतता हो गया, लाभ हानि हो गया, औसत का हो गया। ये सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, यदि आप अच्छे से अध्ययन किए हैं, लगातार मेहनत की है, तो बहुत ही आसान वाले जो हैं कि आप मिनटों में देखकर ही उनका उत्तर निकाल सकते हैं। इसी में एक नदी और नाव वाला प्रश्न आता है, बहुत ही आसान होता है। तो यहां से आप 4 से 5 प्रश्न आसानी से हल कर सकते हो। कम से कम 4 प्रश्न यहां से आप आसानी से हल कर सकते हो। तो कितने आपके पहुंच गए? संख्या कितनी पहुंच गई? हो गई 26 हो गई। अब आपको जरूरत कितनी है? सिर्फ 4 प्रश्नों की जरूरत है। अब आपने क्या क्या देखा? रीजनिंग से आपने 1 से 2 जो आसान प्रश्न थे उसको किया। मैथ से आपने 4 से 5 प्रश्नों को हल किया जो भी बेहद आसान थे, जैसे औसत का हो गया, लाभ हानि हो गया, प्रतिशतता हो गया। बहुत ही आसान सिंपल से प्रश्न देखने को मिलते हैं। और एक प्रॉब्लम आप एज वाला मिलता है, वो तो रीजनिंग खंड में है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका पहुंच गया कितने पे? 26 पे। अब सिर्फ आपको 4 प्रश्न और चाहिए, और 4 प्रश्नों के लिए आपको अभी लगभग 30 से 40 प्रश्न हैं। तो आपको क्या करना है, देख लिया आपने कितनी आसानी से आपके 26 प्रश्न निकल कर आ रहे हैं, यदि आप लगातार थोड़ा थोड़ा समय देते आए हैं सीसेट पर। तो अब जो 4 प्रश्न हैं, इन 4 प्रश्नों के लिए आपको क्या करना है? इन 4 प्रश्नों के लिए वही जरूरी है कि थोड़ा सा आप मेहनत करें, लगातार तैयारी करें। तो ये जो 4 प्रश्न है, हो सकता है ये आपके यही कॉम्प्रिहेंशन से ही कवर हो जाएं, और यदि कॉम्प्रिहेंशन से नहीं कवर होते हैं तो निश्चित रूप से सीसेट के इस रीजनिंग वाले खंड से कवर हो जाएंगे। मतलब कि यदि आप कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से लेकर चलते हैं तो आपकी ये जो सीसेट की परीक्षा है, इसको आप बहुत आसानी से उत्तीर्ण कर सकते हैं। कोई भी समस्या इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आया होगा कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देने की जरूरत है? सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कॉम्प्रिहेंशन पर, और कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब बात आ जाती है समय की बात आ जाती है कि हमें मिलेंगे कितने? 80 प्रश्नों के लिए
टोटल 120 मिनट मिल रहा है और 120 मिनट में हमें 80 प्रश्न हल करने हैं। अब 120 मिनट में 80 प्रश्न हल करने हैं। इस तरह से यदि हम देखें तो आप देखोगे कि लगभग 1.5 मिनट एक प्रश्न का मिल रहा है। कितना? 1.5 मिनट एक प्रश्न का मिल रहा है। इस हिसाब से यदि आप देखोगे तो आपको कठिन लगेगा कि किस तरह से आप कंप्रीहेंशन को पढ़ के 1.5 मिनट में आंसर कर सकते हो। कठिन लगेगा, निश्चित रूप से कठिन है। लेकिन अब क्या करना है आपको टारगेट कितने का करना है? 30 का करना है। आपको 80 का टारगेट नहीं करना है, आपको 80 प्रश्न नहीं हल करने, आपको टारगेट 30 का करना है। और अगर 30 का टारगेट करना है और समय है 120 मिनट, तो एक प्रश्न के लिए कितना मिल गया? 4 मिनट मिल गया। अब इस हिसाब से देखो तो चीजें आसान लगती हैं कि आपको 30 ही प्रश्न करने हैं, 30 का ही टारगेट लेके चलना है, तो आपको समय कितना मिल गया? एक प्रश्न के लिए 4 मिनट। आपको इस 80 वाले का टारगेट नहीं करना है। और अगर 4 मिनट मिल गया, निश्चित रूप से रीजनिंग का कोई भी प्रश्न जो आसान वाला होता है वो बड़े आराम से 4 मिनट में हल हो सकता है। तो आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे कि आपको 1.5 मिनट का समय मिल रहा है 80 प्रश्न के लिए। आप यह सोचेंगे कि आपको सिर्फ 30 करना है और 30 में प्रत्येक के लिए 4 मिनट का समय आपको मिल रहा है। तो इस तरह से जो आपका सीसैट का खंड है वो आसान हो जाएगा और वहां पे कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। यदि आपको जितना मैंने बताया, रीजनिंग का मैंने बताया, लॉजिकल रीजनिंग का बताया, मैथ का बताया, तो यदि आप खुद से ही कहीं भी यदि आपने नहीं पढ़ा है, भैया अगर आप रीजनिंग का क्वेश्चन 20 बना दिए तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपने रीजनिंग का 20 बना दिया, 10 आप कंप्रीहेंशन से कर लो। टोटल आपको ये टारगेट रखो, आप ज्यादा करने के प्रयास में ना रहो। आपको टोटल कितने 66 अंक चाहिए, तो आप मैक्सिमम 75 अंकों तक हल करने का प्रयास करो। 75 से 80 के बीच में हल करने का प्रयास करो। हो सकता है इसमें 1-2 गलत हो तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ज्यादा के चक्कर में हो सकता है हम कुछ गलत कर दें, कुछ ज्यादा गलत कर दें, और जो हमारे सही प्रश्न रहे उनमें से हमारे मार्क्स कटें और वहां पे आपको समस्या देखने को मिली। तो ज्यादा हल करने के चक्कर में आपको नहीं रहना है। तो 2 चीजें हो गई। अभी जो भी आपकी क्वेरी है वो हम लास्ट में बात कर लेंगे। अब बात आती है कि कहां से चीजों को पढ़ा जाए। तो देखो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी परीक्षा की कि कहां से आपको पढ़ना है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप सब जानते होंगे कि यदि रीजनिंग की बात आती है तो लोग एसएससी और बैंक, रेलवे यहाँ की रीजनिंग पढ़ने लगते हैं। मैथ की बात आती है तो भी आप एसएससी, बैंक, रेलवे के प्रश्नों को हल करने लगते हो। यही सबसे बड़ी गलती होती है जिनका सीसेट क्वालिफाई नहीं होता है। क्योंकि आप एसएससी की यदि बात करें तो एसएससी के जो प्रश्न होते हैं उनका नेचर दूसरा होता है। जो मैथ के एसएससी के प्रश्न होंगे, बैंक के प्रश्न होंगे, वो लेंथी प्रश्न होते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो यूपीएससी भी एनडीए परीक्षा आयोजित कराती है, यूपीएससी सीपीएफ परीक्षा आयोजित कराती है, यूपीएससी सीआईएसएफ की एक परीक्षा होती है वो भी आयोजित कराती है। तो आपको क्या करना है, एनडीए, सीआईएसएफ और सीपीएफ जो होता है, तो इनसे संबंधित जो प्रश्न, क्योंकि इन सब में रीजनिंग और मैथ पूछा जाता है, तो आपको एनडीए के प्रश्नों को हल करना चाहिए, सीपीएफ के प्रश्नों को हल करना चाहिए, सीआईएसएफ के प्रश्नों को हल करना चाहिए। क्योंकि जो परीक्षा यूपीएससी कराती है, जो आपका आयोग परीक्षा आयोजित कराएगा, वहां से संबंधित यदि आप प्रश्नों को हल करोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के प्रश्न मिल रहे हैं। जैसे रीजनिंग में भी बहुत सारी तरह की रीजनिंग होती है, तो रीजनिंग में क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको क्लर्क नहीं बनाना चाहता आयोग, क्लर्क नहीं बनाने का लक्ष्य है, तो आपको वो लेंथी प्रश्न नहीं पूछेगा, ज्यादा गुणा भाग आपके प्रश्न में नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ समझ यदि आपकी बेहतर है तो आप यूपीएससी के जो सीसेट के प्रश्न होते हैं उनको आप कर ले जाओगे। तो सबसे बड़ी बात कि आपको कहां से, आज से ही यदि आप ये वाली गलती करते हो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, यहां से यदि आप अभ्यास करते हो तो अभ्यास करना छोड़ दो। आप सिर्फ एनडीए वाले प्रश्नों का अभ्यास करो, सीपीएफ वाले प्रश्नों का अभ्यास करो, सीआईएसएफ वाले प्रश्नों का अभ्यास करो। इन तीनों में रीजनिंग और मैथ पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको इन्हीं का अभ्यास करना है। बैंक, एसएससी, रेलवे के प्रश्नों का अभ्यास नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि उससे आपका क्या होगा, एक तो उसमें ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें आपको बहुत ज्यादा समस्या आएगी, लेंथी प्रश्न होते हैं तो आप घबरा जाओगे। जबकि यदि आप इनके प्रश्नों को हल करोगे तो निश्चित रूप से आपका उत्साह बढ़ेगा, आपकी चीजें बेहतर होंगी। तो आपको करना क्या है कि आज से ही
चेंज क्या कर देना है कि हमें जो यूपीएससी लेवल का जो हमारी बुक होती है वहां से हमें प्रश्नों को लगाने की जरूरत है। और कोई भी बुक मत खरीदो, मैं तो कहता हूं कोई भी बुक मत खरीदो, आप सिर्फ इन्हीं का 5-5 वर्ष का पेपर डाउनलोड कर लो, पिछले 5 वर्षों के इन सब के पेपर डाउनलोड कर लो। और पिछले 5 वर्षों के जो पेपर आपने डाउनलोड किया है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पेपर से आप टॉपिक वाइज प्रश्न बना लो कि रीजनिंग से कितने हैं, मैथ से कितने हैं, और बार बार इन्हीं प्रश्नों को हल करने का प्रयास करो, क्योंकि आप जानते हो रीजनिंग और मैथ में कुछ बदलाव नहीं होने वाले। तो आपको क्या करना है, एक ही प्रश्न बार बार करना है। ज्यादा पढ़ने ज्यादा लगाने से अच्छा है कि एक ही प्रश्न को आप बार बार पढ़ो, तो वो चीजें, वो विधि जो आपकी होगी वो दिमाग में बैठ जाएगी। इतना आप कर सकते हो कि एक ही प्रश्न को अलग अलग विधियों से लगाने का प्रयास करो, तो चीजें बेहतर होंगी। और सारी चीजें आपको, क्लास आपकी जो है अब आज से ही तो प्रारंभ हो गई है, निश्चित रूप से अगले शनिवार को भी आपकी क्लास मिलेगी और वहां पे रीजनिंग और कंप्रीहेंशन से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो आज से सीसेट के लिए बुक नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, कोई दिक्कत नहीं। कंप्रीहेंशन आपको मिल जाएगा, जो यहां से मिलेगा उसका प्रिंट आउट कर लेना, उसका पीडीएफ निकाल लेना, वो अपने पास सुरक्षित रखना, और जो यहां से प्रश्न दिए जाएंगे वो यूपीएससी के प्रश्न होंगे, तो उसको आप लगाने का प्रयास करना। तो सीसेट के लिए कोई बुक जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई प्रैक्टिस पेपर जरूरी नहीं है, पैसे मत खर्च करिए, सिर्फ और सिर्फ जो यहां से दिया जाए उन चीजों पर फोकस करिए, उन चीजों पर ध्यान दीजिए और बार बार उन्हीं को रिपीट करिए, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर के प्रश्न को हल करोगे तो निश्चित रूप से आपको बेहतर अनुभव होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब आज आपको क्या करना है, आज आपको करना है किसी भी एक वर्ष का यूपीएससी का आप पेपर निकालोगे, सीसेट का डाउनलोड करोगे और वहां से कंप्रीहेंशन छोड़ के, कंप्रीहेंशन नहीं देखना, आप सिर्फ देखोगे कि मैथ के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं क्या उनमें से 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जो बिना पढ़े हम कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। आप रीजनिंग को देखोगे तो कुछ रीजनिंग के भी ऐसे प्रश्न होंगे कि बिना किसी तैयारी के आप उनको हल कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका जो विश्वास है ना वो बढ़ेगा और आपको जो एक डर बना है सीसेट के लिए वो आपका डर समाप्त होगा। तो आपको आज करना है कि आप सीसेट का पेपर डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद उसको एक बार सरसरी निगाह से देखोगे कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनको हम बिना तैयारी के हल कर सकते हैं, जिनको हम बिना तैयारी के भी अच्छे से हल कर सकते हैं और 100% उसका सही उत्तर निकाल सकते हैं। तो सीसेट के लिए ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण जो भी था मेरी नजरों में मैंने आपको बता दिया। अब समस्या ये है कि कुछ लोग हमारे आते हैं, जो आते हैं कला वर्ग से आते हैं, उनकी घबराहट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जहां से भी आपको मिलता होगा, या तो आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा या टेलीग्राम, तो वहां से चीजें आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहली बात है कि जो भी हमारे कला वर्ग के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे छात्र कला वर्ग से हैं, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जितना संस्थान में बताया जाए उतने चीजों को आपको साथ लेकर चलना है, निश्चित रूप से आपको बेहतर परिणाम नजर आएंगे 1 महीने के अंदर। लेकिन क्या करना है, सिर्फ यूपीएससी के प्रश्नों को हल करना है, बैंक, एसएससी, रेलवे से दूरी बना के रखनी है, तभी मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि आप सीसेट क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि बैंक, एसएससी का यदि आप प्रश्न देखोगे ना, बहुत लेंदी होते हैं, उसमें बहुत गुणा भाग करना होता है, ऐसा एसएससी आपको यूपीएससी में देखने को नहीं मिलेगा। तो कल से आपकी जो नेक्स्ट आएगा शनिवार हमारा, वहां से आपकी क्लासेज रेगुलर रहेंगी, और कोई भी समस्या होती है तो आपका जो ग्रुप है, आपके द्वारा संस्थान द्वारा कुछ आपको दिया गया होगा माध्यम, जिसके माध्यम से आप संबंधित टीचर से बात कर सकते हो, तो वो सारी चीजें आपके लिए हैं, उन सब माध्यमों से आप संपर्क कर सकते हो और चीजों को बेहतर कर सकते हो।